Shall I start? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So in previous class we have seen about the rainwater harvesting. What is the need of that? What is the potential of this? That we have seen the introductory part in the first class. Now there are several kind of rainwater harvesting, but especially we'll take a rooftop because this is in the syllabus. So we'll cover this topic. So, but we'll see one of the important rainwater harvesting is the rooftop that we'll see. But there are some listing of the rainwater harvesting like roof catchment is there, then ground catchment is there, rock catchment is there, the collection of a storm water in urbanized catchment for the recharge. So these are the various uh, types of the rainwater harvesting systems. So in this roof catchment, furthermore, there are three types like a simple roof water collection system for household, larger system for the education institutions, stadium, airports, and other facilities. Roof water collection system for a high-rise building in the unbiased area. Hello, the classroom. So this we have already seen previously, but again I have shown this diagram because this is a typical type of the domestic rainwater harvesting जो कि आपका rooftop के अंदर में आता है. From where I have taken this, that source also I mentioned over here. If I go again with the same diagram, then this is your roof. ये आपका एक रूफ है, ये देखिए ये जो राइट पोर्शन में दिख रहा है, दिस इज योर रूफ. इस रूफ के आजू बाजू में ये दोनों साइड में आप देखिए ये गटर लाइन दिया हुआ है. नॉर्मली इट इज सेड एज अ गटर. तो एक ये दिया है, दूसरा ये दिया हुआ है. यहाँ से आपका जो भी वाटर रन ऑफ होगा यहाँ कलेक्ट होगा, देन इट विल बी collected through these two pipes and combined it will come to the storage tank. ये आपके स्टोरेज टैंक के अंदर में आएगा. देन फर्दर यू कैन यूज फॉर अ वॉश आउट टैप और फर्दर यूज you can use for other purpose also. So rooftop is the easiest one. बहुत आसानी से किया जा सकने वाला ये रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है. नेक्स्ट इज अ ग्राउंड वाटर कैचमेंट सिस्टम. इन दिस यू कैन सी ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, लेकिन इस पूरे एरिया का जो स्लोप होगा वो कोई भी आपके एक तरफ में होगा. दिस इज योर ग्राउंड. इसका जो भी स्लोप होगा ये एक तरफ में आ रहा है. ठीक है, ये ऐसा इस डायरेक्शन में स्लोप है. सारा पानी जो भी आपका इकट्ठा हो रहा है इस कैचमेंट एरिया में ये सब एक जगह पे आ रहा है. एंड देन यू कैन सी अ स्मॉल होल इज हियर फ्रॉम वेयर द वाटर इज परकोलेटिंग टू योर स्टोरेज टैंक. ठीक है, तो एक फेरो सीमेंट का टैंक आप बना सकते हो ग्राउंड के नीचे में. तो आपका जितना भी पानी है यहाँ पे सब कलेक्ट होके इधर आएगा. नाउ दिस कैचमेंट एरिया इज सीमेंटेड और ट्रीटेड अर्थ कैचमेंट. या तो आप इसको सीमेंटेड कैचमेंट एरिया बना सकते हो या फिर उसका प्रॉपर प्रिकॉशनरी तरीके से सरफेस को आप मेंटेन कर सकते हो विद द सॉइल, इम्परवियस सॉइल को यूज करके, सो दैट दैट कैन बी यूज. देन यू कैन यूज एज स्टोन एंड सैंड फिल्टर्स ऑल्सो. आपका जो भी रन ऑफ वाटर यहाँ पे आ रहा है, जो भी रन ऑफ वाटर आ रहा है यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर प्लांट बना सकते हो, जैसे कि आपका स्टोन और सैंड से बना सकते हो. जो भी वाटर आपका परकोलेट भी होगा तो वो थोड़ा सा ट्रीट होके आगे बढ़ेगा. देन सीमेंट और कोऑर्डिनेटेड आयरन कवर, ये आपका जो सीमेंट कंक्रीट का ये रहेगा, सॉरी फेरो सीमेंट टैंक रहेगा. उसके ऊपर में आपका आपके इसमें जो मेश रहेगा, आयरन कवर रहेगा, उसको आप सीमेंट के थ्रू इसको सील कर सकते हो. So this is your ground catchment area. Again, this is also a simplest form. Then the next one is a ground catchment system. इस ground catchment system में आप देखिए कि ये जो आपका ये आपका एग्रीकल्चर लैंड जैसा आपको दिखेगा. ठीक है, ये आपको एग्रीकल्चर लैंड जैसे दिखेगा, लेकिन आपको हर जगह पे बाइफर्केशन दिखेंगे ऐसे. ये आपको लाइन दिख रही होगी ये सब. अभी मैं रेड से आपको शो कर रहा हूँ. तो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस, सो दिस विल लुक लाइक दिस. ये जितना भी मैंने ये रेड लाइन ड्रॉ किया है, अगर
अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ तो आपको वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और साथ में ये आपका स्लोपी एरिया है, लाइक दिस, ये आपका स्लोपी एरिया है। आपका जो वाटर है यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, स्लोप एरिया है। उससे क्या होगा, अगर जो भी आपका रेन वाटर है जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे जो कलेक्ट हो रहा है, वो बाई स्लोप कारण क्या हो जाएगा कि वो इस कंक्रीट गटर के माध्यम से, इस इसके मीडियम से ये आपको क्या हो जाएगा, वाटर कलेक्ट हो जाएगा और बाहर निकल के आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज अ रॉक कैचमेंट सिस्टम। अभी रॉक कैचमेंट सिस्टम का आप देख सकते हो कि दिस इज द कर्सर इज नॉट, yeah, so you can see this is the hilly area, this is a rock catchment surface, यहाँ पे ये rock catchment surface बोले मैंने अपने, ये आपका वाटर रिजर्वायर है, दिस इज योर कंक्रीट डैम, दिस इज योर कंक्रीट डैम एंड दिस इज योर पाइपिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये डैम के बैक साइड में हमने क्या किया है कि एक, अगर आपको मान लो कोई रॉक्स चट्टाने अगर होगी तो उसको कट करके हमने उसका कैचमेंट एरिया बनाया, मतलब वहां पे आपका पानी को आप कलेक्ट कर सकते हो, वाटर को आप स्टोर कर सकते हो। सो दैट इज नोन एज अ रॉक कैचमेंट सर्फेस, जो कि रॉक को कट करके वो एरिया प्रोवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज रॉक कैचमेंट। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड यूजेस। किस तरह से हम कौन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कहाँ यूज कर सकते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश किया है। जैसे कि रूफ कैचमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज मेजरली यूज फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द रॉक कैचमेंट सिस्टम देन अगेन इट इज यूज फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन, बट meanwhile it is also used for the livestock consumption, nurseries and a small scale irrigation, some domestic supplies, इसमें भी आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। When you say a ground catchment system, then ground catchment system is also used for this livestock consumption, nursery and small scale irrigation, some domestic supply, यानी सभी टाइप के इसको आप यूज कर सकते हो। Next is a check in the sand dams, fires. So this is also used for this one. Okay. So whenever we say about the rooftop, क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं रूफटॉप के लिए, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जब हम बात करेंगे, then we have to see a certain design considerations. What are the design considerations? डिजाइन कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। सो इट इज आल्सो हैविंग अ प्रॉपर डिजाइनिंग सिस्टम, लाइक द मटेरियल ऑफ द कैचमेंट सरफेस मस्ट बी अ नॉन टॉक्सिक। आपका जो भी मटेरियल आप कैचमेंट सरफेस के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वो मटेरियल से आपका टॉक्सिक एलिमेंट लीच होके आपके वाटर के साथ मिक्स हो सकते हैं। जब वो वाटर आप यूज करोगे देन डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मटेरियल है वो आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए एंड नॉट कंटेन सब्सटेंसेस व्हिच इम्पेयर वाटर क्वालिटी। और ऐसा भी नहीं कि कोई पोल्यूटेंट उसमें होना चाहिए मटेरियल में, सो दैट मटेरियल जो रहेगा वाटर के साथ लीच हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि आपके वाटर की क्वालिटी को हार्म ना करे, ऐसा आपको मटेरियल होना चाहिए इन शॉर्ट में। Roof surface should be smooth, hard and dense. I repeat, roof surface should be smooth. स्मूथ क्यों होना चाहिए, वाटर आराम से फ्लो हो जाए, वहां से रन ऑफ हो जाए, निकल जाए, इसलिए वो स्मूथ होना चाहिए। इट शुड बी हार्ड। हो सकता है कि वाटर का जब भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे अगर रेन वाटर हो रहा है, बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, देन दिस मे हैपन कि अगर सॉफ्ट सॉइल रहा, लूज जेंस रहा, तो वाटर के इम्पैक्ट के कारण वो सरफेस खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, आपको जो रन अप होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट सॉइल रहेगी, तो व्हाट विल हैपन, द वाटर मे percolate inside, that is possibility. So it should be hard and dense since they are easy to clean and are less likely to be a damage and shed material into a water. ठीक है, और वो क्लीन करने के लिए भी इजी रहेगा अगर स्मूथ है, हार्ड एंड डेंस है तो। Next is precaution are required to prevent the entry of a contaminant into a storage tank. Now you have to take a precautionary measures, okay, for what
to prevent the entry of a contaminant into a storage tank. Storage tank में जाने कोई भी आपका कोई भी आपका अनवांटेड मटेरियल उसमें जाना नहीं चाहिए, जैसे कि आपके पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई, कचरा हो गया, ग्रास हो गया, तो ये जो है वो आगे चल के कहीं ट्रैप हो सकता है, इसके कारण वाटर स्टोरेज को प्रॉब्लम हो सकता है या उसमें कंटामिनेशन आ सकता है. सो वी नीड टू अवॉइड दोज थिंग्स. नो और ओवरहैंगिंग ट्री शुड बी लेफ्ट नियर द रूफ. कोई भी ओवरहैंगिंग ट्रीज नहीं होनी चाहिए. द नेस्टिंग ऑफ द बर्ड ऑन द रूफ शुड बी प्रिवेंटेड. ठीक है. First flush bypassers such as a detachable down pipe should be installed. ये हमें precautionary लेना चाहिए. All gutters and should be fitted with a wire mesh screen to keep out the leak, etc. हम यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा ये गटर है, तो इसके आउटर में आपका एक मेश लगा रहना चाहिए, ताकि मतलब यहाँ बोलिए या कहीं भी आपका इधर बोलिए इधर बोलिए, आपका एक मेश रहना चाहिए, सो दैट आपका जो ट्रीज और प्लांट का जो लीव्स है वो उसमें एंटर नहीं कर पाए. सो दैट यू शुड प्रोवाइड. द स्टोरेज टैंक शुड हैव अ टाइट फिटिंग रूफ दैट एक्सक्लूडेड लाइट, a manhole cover and a flushing pipe at the base of the tank. Yes, जो भी आपका स्टोरेज टैंक है वो आपका टाइट फिटिंग होना चाहिए. उसके बाद में मैनहोल्स उसमें होना चाहिए, तो सो दैट a person go inside and clean the storage tank. Okay, the design of the tank should allow for a through a scrubbing of the inner wall and a floor on a tank bottom. Now ये जो आपका टैंक है उसके अंदर में स्क्रबिंग, यानी कि वो स्क्रबिंग बोलने से इसका मीनिंग मैं बताता हूँ. मैं say suppose that this is your wall, then there should be like this design should be there. This is known as scrubbing. कहने का मतलब है कि वो सरफेस आपका थोड़ा सा रफ होना चाहिए, वो सरफेस क्या होना चाहिए आपका थोड़ा रफ होना चाहिए. It should be like this. Okay. Allow for a through scrubbing of an inner wall and a floor or a tank bottom. Slope bottom and a provision of the sump and a drain are useful for the collection and the discharge of the settlement and the sediments. Now, taps or fixtures should be installed at a 10 centimeter above the base. जो भी आपका टैप आप प्रोवाइड करोगे वो आपका मिनिमम 10 सेंटीमीटर, ये जो आपका हाइट है ये आपका 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. it should be minimum 10 सेंटीमीटर और अबव. ये आपका टैप का हाइट हो गया. ओके. Above the base of the tank, as this allow any debris entering the tank to settle on the bottom where it remain undisturbed, will not affect the quality of the water. Now हमने बोल तो दिया कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर में होना चाहिए, बट ये क्यों होना चाहिए दैट इज इम्पोर्टेंट. से सपोज करो कि इफ से सपोज करो कि आपका जो 10 सेंटीमीटर है ये एग्जैक्ट इस लेवल में आता है, इस ग्राउंड सरफेस से. दिस इज 10 सेंटीमीटर अबव. नाउ इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर डेब्रीज आपके वाटर टैंक में आ गया है, देन दैट विल बी सेटल ऑन द बॉटम. ठीक है, या और कोई डेब्रीज होगा तो वो सेटल होते जाएगा. ठीक है, इतना जो पोर्शन रहेगा इस टैप के नीचे का जो पोर्शन रहेगा, दिस विल बी ऑलवेज इन द व्हाट यू कैन से इन अ स्टेडी मोड. वो हमेशा साइलेंट मोड में रहेगा, उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर जो भी आएगा दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दी दिस टैप व्हिच इज अबव द 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ जो नीचे है वो आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वाटर जो रहेगा वो आपका हमेशा स्टैग्नेंट मोशन में स्टैग्नेंट रहेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द टैप 10 सेंटीमीटर अबव. ओके. और जो स्टैग्नेंट नहीं रहा तो फिर आपका जो वाटर की क्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी. नाउ
there are some factors affecting our rainwater harvesting system design. Like क्या क्या आ जाएगा उसमें? द वेरी फर्स्ट इज योर रेनफॉल क्वांटिटी, कितना पर ईयर आपका रेनफॉल हुआ है वो उसमें आना चाहिए. व्हाट इज योर रेनफॉल पैटर्न? रेनफॉल पैटर्न में देखिए ऐसा हो सकता है कि जनवरी से आपका जून मई तक के आपका ड्राई होगा, लेकिन उसके आगे 3-4 महीना आपका जोरदार प्रेसिपिटेशन रहेगा, फिर ड्राई हो जाएगा. समवेयर इट इज लाइक दिस कि 6 महीना रहेगा, 6 महीने बारिश नहीं रहेगा. समवेयर इट इज लाइक कि 12 महीने में 11 महीना आपका रेनफॉल होगा, ठीक है, 1-2 महीना नहीं रहेगा. तो रेनफॉल पैटर्न होता है, लोग जियोलॉजिकल लोकेशन के हिसाब से ये वेरी करता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द कलेक्शन सरफेस एरिया. आपका जितना एरिया है उतना आपका रेन वाटर कलेक्ट होगा. से सपोज करो कि कोई चाहेगा 10 बाई 10 स्क्वायर फीट एरिया में करना है, तो उतना ही एरिया मिलेगा उसको उतना ही एरिया आपको वाटर मिलेगा. अगर किसी को 100 बाई 100 मीटर स्क्वायर में करना है तो उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ रेन वाटर मिलेगा. सो कलेक्शन सरफेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज द रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द कलेक्शन. समवेयर इट इज टेकन एज 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. ये 4 वैल्यूज आपके वेरी करते रहेगी. बट ये रन ऑफ कोएफिशिएंट जो रहता है जनरली दिस इज बेस्ड ऑन द मटेरियल. जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो आपके घरों के लिए, तो उसके बेसिस में ही ये डिपेंड करेगा. एंड यस, जो कोएफिशिएंट वैल्यू होती है इसको कभी भी आपका यूनिट नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डैश, इसलिए यहाँ पे वो डैश करके दिख रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज योर स्टोरेज कैपेसिटी. अभी जैसे आपका ये कलेक्शन एरिया है, अगर इसी में हम थोड़ा सा हाइट या डेप्थ दे देंगे तो दैट विल बी योर स्टोरेज कैपेसिटी. तो जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिजाइन करते हैं तो हम जरूर उसका स्टोरेज कैपेसिटी चेक करते हैं. नेक्स्ट इज अ डेली कंजप्शन रेट. तो डेली कंजप्शन रेट इज लीटर पर कैपिटा डे, LPCD. मतलब जब भी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें घर में प्रोवाइड करना है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए प्रोवाइड करना है, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं उस पर वो डिपेंड करेगा. यानी अगर 4 लोग रह रहे हैं तो उतना लीटर पर कैपिटा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतना डेली डिमांड देगा उस घर का, उस डोमेस्टिक हाउस का. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिजाइन करने के लिए आपको ये जरूरी लगेगा. देन नंबर ऑफ यूजर्स, यानी कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, पॉपुलेशन क्या है उस घर की या डोमेस्टिक की. अगर डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो, और अगर हम कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना पब्लिक है वो हमें पता होना चाहिए. देन वेरी सेकंड लास्ट पॉइंट इज अ कॉस्ट. यस, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. अगर महंगा होगा, मतलब इकोनॉमी नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जाने के लिए, या हम ये देखते हैं कि which is the cost effective material which can be taken for the rainwater harvesting. So cost is also one of the important, because in a day before yesterday class also we have seen the advantage and disadvantage. Though it has a many advantages, but disadvantage यही इसका था पहला कि this is a costly because the first because the installation cost is high as compared to maintenance and repairing cost. So cost effective होना चाहिए rainwater harvesting. The next is alternative water sources. ठीक है. तो yes, rainwater is alternative water sources. So we should keep all this point in the factors affecting. हाँ, एक और चीज, ये अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज का मीनिंग ये भी हुआ कि कोई एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हम सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंडेंट कर रहे हैं. तो अगर कोई ऐसा होगा तो उस केस में मान लो अगर बारिश नहीं हुई तो आप क्या करोगे? तो आपको अल्टरनेटिव सोर्स भी रेडी रहना चाहिए आपके पास में. सो एवरीवन शुड कीप दिस पॉइंट्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये जो फिजिबिलिटी है हम ये कैसे देख सकते हैं? द साइज ऑफ द सप्लाई ऑफ रेन वाटर डिपेंड ऑन, आई रिपीट, द साइज ऑफ द वाटर, द साइज ऑफ द रेन वाटर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ये हमने यहाँ भी देखा, ये किस में डिपेंड करता है? रेनफॉल क्वांटिटी में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है. सो amount of rainfall which is given by capital R. Secondly, it is depend on the area of the catchment. ठीक है, area of the catchment that is given by A, and its runoff coefficient जो C, runoff coefficient को हम डिपेंड करते हैं अपने C से. So
you can see over here the important factors are that is a rainfall, that is next is A, that is a catchment area, and number 3 is coefficient, that is runoff coefficient of the material. So an estimate of a means runoff, annual runoff for a given catchment can be obtained using the equation. The equation will be like ये storage sorry your S is representing a rainwater supply per annum. तो ये कैसे निकलेगा आपका, कितना रेनफॉल हुआ मल्टीप्लाई बाय एरिया करो मल्टीप्लाई बाय आपका कोएफिशिएंट करो. So this will give you a rainwater supply per annum. Okay. Then next is the actual amount of rainwater supplied will ultimately depend on the volume of the storage tank or reservoir. I repeat, the actual amount of rainwater supplied will be ultimately depend on the volume of the storage tank of the reservoir. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि जितना आप स्टोरेज टैंक प्रोवाइड किए उतना ही वाटर आपको कलेक्ट कर सकते हो. मान लो आपने प्रोवाइड किया 10 मीटर क्यूब का स्टोरेज टैंक, आपके पास में वाटर जो अवेलेबल है वो आपका 15 मीटर क्यूब तक आ रहा है, तो 5 मीटर क्यूब तो वैसे भी वेस्ट होते जा रहा है. तो आपको स्टोरेज टैंक भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करना चाहिए. क्या करते हो रिपोर्ट रेडी करते हो, खाली हो जाएगा ना तो ऐसा डेट स्टॉक रजिस्टर वेरीफाई कर. मेरे को आज लिस्ट चाहिए कैलिब्रेशन किस किस को करना आज ही चाहिए, कैलिब्रेशन के लिए लिस्ट. ठीक है, उसमें मैं सुबह बना रहा था, शाम को जाने के पहले. So we were in this slide where we have seen the rainwater supply per annum is equals to R into A into C, where R is the rainfall, A is the area, and C is the coefficient of discharge. Now, catchment area is very important, as we have seen, as a rainfall intensity that we have seen in the previous class as well. मेरे पुराने स्लाइड्स में भी है जहाँ पे मैंने लोकेशन वाइज मैंने आपको बताया कि रेनफॉल कितना ज़्यादा होता है. ऑल्सो वी हैव सीन सम टिपिकल वैल्यूज, मैंने मुंबई से शुरू किया था, तो because that is very important. Okay, now the catchment area. For catchment area you can see this is a flat roof. किसी भी टाइप का आप सरफेस को यूज कर सकते हो. This is a flat roof. This is your double pitch roof. This is a single pitch roof. Single pitch यानी कि एक तरफ slant है, double pitch roof यानी कि दोनों तरफ slant है. Then next is a hip roof. तो यहाँ पे देखिए ये तीन जगह पे slant मिलेगा आपको. ठीक है, ये ऐसे आपको सिटीज में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जैसे आप रूरल एरिया में आप जाओगे तो आपको ये सारे टाइप के आपको पिच रूफ्स आराम से अवेलेबल हो जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड, दिस इज थर्ड साइड. सो दिस इज नोन एज HIP हिप रूफ. देन नेक्स्ट वन इज टेंट रूफ. टेंट रूफ में 4 साइड होती है. दिस इज 1, दिस इज 2, इसके अपोजिट में आपका 3, ये इसके अपोजिट में आपका 4. तो ऐसे ही 4 साइड रहेंगे जिसको हम बोलते हैं टेंट रूफ. तो सभी में चीजें कॉमन है, वो ये है कि वो सरफेस है. ठीक है, सरफेस से आपका जो भी स्लोपिंग एरिया से वाटर आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे. द साइज ऑफ द रूफ कैचमेंट इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फुटप्रिंट अंडर द रूफ. To calculate the catchment area, catchment area multiply the length and the width. This is very normal one. अगर स्क्वायर रहा कुछ भी रहा तो हम उसमें जनरली क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं. ठीक है, बट यहाँ क्या बोल रहे हैं, टू कैलकुलेट द कैचमेंट एरिया मल्टीप्लाई द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द गटर्ड एरिया. आई रिपीट, दिस इज द गटर्ड एरिया, यानी इसके बिसाइड्स आपने जो भी गटर लाइन प्रोवाइड किया होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं. इट इज नॉट नेसेसरी टू मेजर द स्लोपिंग एज ऑफ द रूफ. ऐसा नहीं कि आप स्लोपिंग एज ऑफ द रूफ्स को आप कंसिडर करोगे. नो, नोट दैट इट डज नॉट मैटर वेदर द रूफ इज अ फ्लैट और पीक. आई जस्ट स्टार्टेड विद दिस ओनली. कोई भी सरफेस रहे उसे मैटर नहीं करता है. इट इज द फुटप्रिंट ऑफ द रूफ ड्रिप लाइन दैट मैटर्स. आप जो भी कुछ करो लेकिन आपको मेनली क्या है, वाटर कलेक्ट करने से मतलब है. इतना वाटर कलेक्ट हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो व्हेन वी से कैचमेंट ऑफ रूफ टाइप, तो उसमें आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है. दिस इज अ वेरी जनरल वन विच आर यूज्ड इन मेनी एरियाज. सो GI शीट अगर आप यूज करते हो
So you can take the value of runoff coefficient as the 0.9, or you can take greater than 0.9. So if I see the notes, then we can say that excellent quality water, surface is smooth and high temperature helps to sterilize the bacteria. GI शीट के कारण उसका जो टेम्परेचर है वाटर का और इंक्रीज कर सकता है, जो कि इट विल बी एक्टिंग एज अ स्टरलाइजर. बैक्टीरिया जो रहेंगे वो ऑटोमेटिक उसमें किल्ड हो जाएंगे. सो आपको एक जर्म फ्री वाटर भी मिल सकता है. The next is a tile. उसमें जो mention किया हमने glazed. In that the runoff coefficient is 0.6 to 0.9. It is a good quality water from a glazed tiles. And glaze can harbor mold contamination can exist in the tile joints. Now glaze में क्या होता है कि उसका जो surface होता है बहुत smooth है. वैसे whereas if you say unglazed तो उसके अंदर का जो texture है, surface है, वो थोड़ा सा rough होता है. So generally we used to go with the glazed tiles. Next is the asbestos sheet. So runoff coefficient is 0.8 to 0.9. New sheet give a good quality water, slightly porous or a reduced water coefficient, and older roof arbor mold and even moss. Asbestos sheet में ज़्यादातर ये देखा गया है कि नया वाला है, तो नया वाला अगर शीट है तो इट्स गुड, क्वालिटी भी आपको अच्छा देगा. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत जा रहा है, साल साल जा रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्रीन कलर का जो काई है, काई फॉर्मेशन होना शुरू कर देता है उसमें. So that will create unhygienic condition, and then whenever you use for the domestic purpose, then that time also you will not feel better to use those water. So uh, asbestos sheet is used and having a coefficient is 0.8 to 0.9. The next is organic materials. So runoff coefficient is 0.2. So it has a very poor quality, greater than 200 FC by 100 ml. So litter first flush effect is a high turbidity due to dissolved organic material which does not settles. So that is a problem with that. Now let us take an example. For a building with a flat roof of a size 10 meter by 12 meter in a city with an average annual rainfall of 800 mm. Okay, you have to give the water availability of for the rainwater harvesting, and how much volume we can we can consider for such kind of the data. So initially in first step you have to calculate the roof area that is given by A. So very simple, L into B. So that will be 120 meters square. Now here you are having an average rainfall given in a question, that is 800 mm. If you convert in this meter, so that will be 0.80 meter. Now the total annual volume of rainfall over the roof is A multiplied by R. Whatever the area is there multiplied by your rainfall will give you the total annual volume. So in that case, this 120 multiplied by your 0.8, this will give you 96 meter cube. If you want to convert this into liter, then you have to multiply this term with your 1000, so it will give you 96,000 liters. Now, if 70% of the total rainfall is effectively harvested, हम ये मान के चलते हैं कि 96,000 में से 70% हम लोग effectively हमने इसको use किया, तो क्या होगा? Then you will your volume will be stored volume will be you can say the capacity will be 67,200 liters. ठीक है, तो इतना ये आप लीटर्स को होल्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. Now average water availability you can calculate it by dividing 365, and that will be converted in a days. So this 67200 multiplied by number of days, sorry, and divided by years. ये एक साल में आपके 365 days रहते हैं, so which will give you a 184 liters per day. In short, you can say it is approximately 180 liters per day. So storage system, let's go with the storage system. There are several options available for the storage of rainwater. A variety of the material and a different shape of the vessel have been used. Now, generally, the storage tank can be underground or it is above the surface. Both are allowed.
The choices of the system will depend on the several technical and economical consideration like space availability, material and skill available, cost of buying a new tank or a construction on a site, ground condition, local radiations of a water storage, etc. So these are the factors you can say which are considered for the selection of the storage tank. The storage tank is the most expensive part of any rural water, any rainwater harvesting system, and the most appropriate capacity for a given locality is affected by its cost and amount. सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो यही देखते हैं cost कितना आ रहा है, amount क्या आ रहा है of a water is to be able to supply. So in general, large tanks are required in an area with a marked wet and a dry season, while relatively small tanks may be surface in an area where rainfall is relatively even spread throughout the year. ठीक है, वो क्यों इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि से सपोज करो कि पीपल्स आर डिपेंडिंग ऑन द रेन वाटर ओनली. सो जहाँ पे कम अमाउंट में आपका वाटर, कम अमाउंट यानी शॉर्ट टाइम पे जहाँ पे वाटर आपका आता है, तो ऐसे जगह में हम बड़े टैंक्स को यूज करते हैं क्योंकि आज पानी आया है, कल आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है. सो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना पानी हम स्टोर करके रखें तो रख सकें. That's in that point only what we are doing, we are keeping bigger tanks. Whereas those area where frequently rainfall is going on, frequently precipitation is going on, there is no need of providing a bigger tanks because पानी तो आपका जो rainfall हो रहा है, जो precipitation हो रहा है, वो तो रोज हो रहा है. So if you provide only small tank, that is also acceptable. Field experience show that a universal idea tank design does not exist. हाँ, ये फील्ड एक्सपीरियंस है क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री आपका वेरी करता चलता है कि देयर इज नथिंग लाइक एन आइडियल टैंक. आपको जो अवेलेबल हो जाएगा आप वो उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं. कोई सिस्टम टैंक यूज कर सकता है, कोई एचडीपी का टैंक यूज कर सकता है, कोई अपना आयरन स्टील का यूज कर सकता है, कोई फेरो सीमेंट का यूज कर सकता है, कोई कंक्रीट का यूज कर सकता है. सो देयर आर no limitation regarding this and no ideal things for the tank. It may be of any local material, skills, cost, personal preference, and other external factor may favor one design over another. Now, requirement of a storage system. Whenever we think for the storage system, तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए? What are the requirements? What are the requirements of the storage system that we need to see? So in that respect only there are a few points which can be seen in this. A solid secure cover to keep out the insect, dirt and sunshine. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कीड़े मकोड़े वहाँ नहीं जाना चाहिए, बैक्टीरिया उसमें नहीं जाना चाहिए, गंदगी जो आपका धूल मिट्टी है वो आपका नहीं जाना चाहिए. So we have to keep this point. Coarse inlet filter to catch leaves. आपको एक coarse filter वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए so that कि आपका अगर लीफ अगर है पेड़ पौधों की पत्तियां अगर तो उसको हम उसको अरेंज कर पाए. एंड स्टोरेज जहाँ भी हो रहा होगा उसको जो इनलेट चैम्बर है वहीं पे हमने प्रोवाइड कर देना चाहिए. ओवरफ्लो पाइप शुड बी प्रोवाइडेड. अगर वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका टैंक भर गया है तो पानी फिर ओवरफ्लो मतलब फिर वो पानी एडिशनल और भर के मतलब नहीं है क्योंकि सारा पानी वेस्ट जाने वाला है. तो ओवरफ्लो हो रहा है करके आपको कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए, इसलिए हमें ओवरफ्लो पाइप लगाना चाहिए. Manhole sump and a drain for cleaning. Yes, in a storage tank there should be a manhole. A sump should be provided for the cleaning and all purposes. And an extraction system that does not contaminate the water. Example, tap and pump. Okay. Soak way to prevent a split water forming puddles near the tank. An additional feature we require is a sediment tap or other fall flush mechanism device to inside a water level in the tank. Now what will happen in the rainwater harvesting? Debris आपका जो सरफेस है, रूफ है, वहां से आपके डिब्रीज भी बहुत सारे हैं जो वाटर के फ्लो के साथ में आ जाते हैं. तो हमें एक फिल्टर लगाना चाहिए जो कि आपके डिब्रीज वगैरह को भी आपके सेडिमेंट पार्टिकल्स को भी क्या करे, वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, एक जगह पे कलेक्ट कर पाए. So these are the some typical what you can say storage tank. तो आप ये देख सकते हो, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर में डोम शेप का दिखेगा. यहाँ पे आप देखिए ये आपका स्क्वायर शेप में दिखेगा.
Now this is also in the cylindrical shape, dome shape. Now if you see, this is a in a pot shape. अगर ये गलत नहीं होगा, मैं बोलूँ अगर ये अगर केन्या, this is the pic taken from the Kenya, this pic taken from the Sri Lanka, this is taken from the south side in our India. This is also taken from some rural area of the middle portion of the India. So this is the all are the surface tanks, but this is the underground tank. Okay, this is the underground tank. You can see this is closed in a dome shape. This is the gutter, and this is the pipe for the collection of the water, and it is collecting in this. Uh, Whatever is underground, it should be look like this. In this diagram you can see. So secondly, one more thing, this is also from the India, from the tribal area. You can see this is also a pot shape, your tank, cistern tank. Then this is also a small pot, small pot. You can see this is installed for the collecting of the rainwater for drinking purpose. Again, this is a small kind of a rooftop where GI sheet and asbestos sheets are used. Also, you can see properly if this is a gutter line which is provided just besides this roof, and then water is collected from this and it is collected to use this storage tank. And you can see this is about the 10 centimeter this tap is provided. Now this is the polythene tank. आपके जैसे सिंटैक्स टैंक होते हैं वैसे ही आपका एक पॉलीथीन टैंक है. Now this is another one. This is not from India. This is from the abroad side, where the water can be collected. You can see this is a roof. This is a roof. This is a gutter pipe. This gutter pipe is connected with this pipe. This pipe is connected in this way, and the water is collecting in the this storage tank. This is your storage tank, right? So when we say about a storage capacity, so there are basically two methods which came in this picture. When using a rainwater, it is important to recognize that the rainfall is not constant throughout the year. Therefore, planning the storage system with an adequate capacity is required for a constant use of rainwater even during the dry period. Okay. Knowledge of a rainfall quantity and seasonally, the area of the catchment surface and the volume of the storage tank, and the quantity and a period of use required for the water supply purpose is critical. There are two commonly used methods to estimate the storage requirement. One is method number one, storage required for the dry period. Okay, and number two is when the rainfall and the water demand based on the rainfall and the water demand of pattern. So we'll see first one. Rough estimate of the maximum storage requirement can be made based on ये जो आपका मेथड वन है, सॉरी ये जो आपका मेथड वन है ये किस बेसिस में वर्क करेगा. It will be work in a per capita consumption, the number of users and length of the longest dry period. So क्यों हमने इसको लिखा है थर्ड क्राइटेरिया देखो, because this is the storage required for a dry period. Storage required for the dry period. That's why per capita भी ले लिया हम लोगों ने, number of user भी ले लिया हम लोगों ने, but length of the longest dry period यानी 1 महीना 2 महीना 3 महीने कितने महीने के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं. For a household with 5 people, assuming water use of a 20 LPCD, 5 लोगों के लिए है, एक आदमी 20 LPCD यूज कर रहा है, and if longest dry period is of 30 days and rainwater is the only water source storage required, then in that case the liters calculation will be like this. ये 5 लोगों के लिए है तो हमने ये 5 यहाँ मेंशन किया. नाउ एक आदमी जो है वो 20 एलपीसीडी वाटर यूज कर रहा है तो हमने मेंशन किया. और आपका ड्राई पीरियड कितना है, तो आपका ड्राई पीरियड है 30 डेज का. ठीक है. इन दिस वे यू कैन सी द लीटर्स विल बी 3000 लीटर्स. दिस इज द रिक्वायरमेंट. ये आपका लीटर्स में रिक्वायरमेंट हो गया. दिस सिंपल मेथड assume sufficient rainfall. दिस इज द रिक्वायरमेंट. अगर इसको कोई मीटर क्यूब में किसी को कन्वर्ट करना है, देन यू कैन डिवाइड दिस अमाउंट बाय 1000 एंड दैट विल बी 3 मीटर क्यूब. ठीक है.
Now, this simple method assumes a sufficient rainfall and a catchment area which is adequate, and this therefore only applicable in area where this is the situation. It is a method of acquiring rough estimation of the tank size. ये एक आपका rough estimation है tank size को देखने का. Now, second method based on rainfall and water demand pattern. Rainfall and water demand pattern. Yeah, better estimate of a storage requirement can be made using a mass curve technique based on a ये आपने शायद नहीं सुना होगा पहले. आई डोंट नो एफएम में था या नहीं था, बट एक मास कर्व होता है लाइक दिस. एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है. और इसके बाद ये एक ऐसा कर्व आएगा हमारे डेली डिमांड के बेसिस में, और एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसी 45 डिग्री. सो व्हेनेवर देयर इज अ हाईएस्ट, जो भी आपका हाईएस्ट डिफरेंस आएगा, ठीक है, दैट विल गिव यू द स्टोरेज कैपेसिटी. मैं आगे बताता हूँ, एक न्यूमेरिकल है, इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे, सॉल्व करेंगे. Cumulative rainfall runoff and cumulative water demand in a year is calculated and polluted on the same curve. मैं जो आपको कर्व बता रहा था उसमें. The sum of the maximum difference on the either side between a rainfall curve and a water demand curve given the size of the storage of the required. Now this is a very typical example जो शायद एग्जाम में आ सकता है. मुझे लगता है अब तक ये नहीं पूछा है, बट आने के चांसेस हैं. तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पे, वेयर कैलकुलेट द साइज ऑफ अ स्टोरेज टैंक. आपको यहाँ पे स्टोरेज टैंक जो है उसको डिजाइन करना है. रिक्वायर्ड फॉर अ स्कूल ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 5 स्टाफ. तो 65 प्लस 5 दोनों पब्लिक कितनी हो गई, दोनों पॉपुलेशन कितना हो गया, इट इज 70, राइट. सो एज्यूमिंग एवरेज वाटर कंजम्पशन इज 5 लीटर पर डे. एक स्कूल के हिसाब से 5 लीटर पर डे हमने ये अज्यूम करके चले हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड द रूफ एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर. दिस इज आल्सो गिवन. नाउ यू कैन अज्यूम, लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, and one more data is provided over here is this table, जहाँ पे आपको मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे आपका रेनफॉल दिया हुआ है. यहाँ पे जनवरी के लिए 120, फेब के लिए 90, मार्च के लिए 70, अप्रैल के लिए 120, मई के लिए 40, जून के लिए 50, जुलाई के लिए 45, अगस्त के लिए 15, सितंबर में देखो ये खाली है, दिस इज एम्प्टी. अक्टूबर 45, नवंबर 70, दिसंबर 45. सो व्हाट इट इंडिकेट्स, दिस इज शोइंग द पैटर्न, दिस इज शोइंग द रेनफॉल प्रेसिपिटेशन पैटर्न. तो सबसे ज्यादा कौन से मंथ में होता है, यहाँ पे जनवरी में होता है और आपके अप्रैल में होता है. अगर उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर आपका फेब में होगा. सो दिस इज द पैटर्न, ये आपका प्रेसिपिटेशन का पैटर्न हो गया, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर इज योर पैटर्न. ओके, नाउ लेट अस गो विद द सॉल्यूशन. यू कैन अज्यूम रन ऑफ कोएफिशिएंट एज अ 0.9. ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हो 0.9. The rainfall pattern in the area is given in the table below. This is given over here. ठीक है, average daily demand is 70 multiplied by 5. 70 क्यों हमने लिया, because 65 और 5 मिला के ये बन जाता है 70. ठीक है, that's why we have put over here 70 peoples. और एक आदमी के पीछे कितना लीटर्स पर डे है, that is 5 liters per day. So this will give you 350 liters. Now ईयरली डिमांड, आपका ईयरली डिमांड कितना होना चाहिए, ये 350 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 365. दिस इज 350 लीटर्स आपका एक दिन में. आई रिपीट, 350 लीटर्स पर डे. तो अगर मुझे पूरे ईयर के लिए चाहिए, मुझे ईयरली डिमांड मुझे अगर चाहिए होगा, सो व्हाट शुड आई डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय 365. दिस विल गिव यू दिस मच अमाउंट, 1,27,750 liters, okay, per year के हिसाब से. Now if you divide this by 1,000, if you divide this by 1,000, this will give you okay. So average monthly demand क्या होगा, इसी अमाउंट को हमने क्या किया, डिवाइड किया 12 से. So that will give you 10.65 meter cube.
यानी आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 10.65 मीटर क्यूब, इतना आपको वाटर स्टोर करते आना चाहिए, राइट। बट हम आगे बढ़ते हैं और आगे और कुछ देखते हैं अपन, जैसे कि हमारे कैलकुलेशन है। सो कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी। सो इन दिस यू कैन सी मंथ इज गिवन, रेनफॉल इज गिवन, बट यहाँ पे देखिए रेनफॉल हार्वेस्टेड is given in meter cube. Rainfall harvested is given in meter cube, whereas you can see 21.6. अभी 21.6 कहाँ से आ गया? अगर फरवरी के लिए देखोगे तो 90 है, 16.2 कहाँ से आ गया? मार्च के लिए 70 है। रेनफॉल हार्वेस्टेड मीटर क्यूब इज 12.6। आपको देखो ये मंथली ये वेरी करते जाएगा, लेकिन ये चीजें आ कहाँ से रही है? ये आपका आया कहाँ से है ये चीज? ठीक है, आपने ये जो निकाला 21.6, ये आ कहाँ से रहा है, किधर से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम फ्रॉम दिस 200, this 200 multiply by this 0.9। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो दिस विल गिव यू 180। अब करके देखो, दिस विल गिव यू 180। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, दैट विल गिव यू 180। नाउ दिस इज मीटर क्यूब एंड दिस इज mm। अब इसका यूनिट आप लोग चेंज कीजिए, किसका? ये देखिए आपका जो रेनफॉल हार्वेस्टेड मीटर क्यूब है ये कैसे आ रहा है? नाउ यू आर हैविंग अ रेनफॉल दैट इज 120 mm एंड आपने यहाँ पे निकाला था एक वैल्यू, किसके बेसिस में? रूफ एरिया मल्टीप्लाई बाय योर कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस 180 multiply by 180 multiply by 120, this will give you 21,600। okay, now you can divide by 1000, now you can divide by 1000, this will give you 21.6। okay, so you will get 21.6। so in this way if you calculate for another one for February month, so this is 180 multiplied by 90, this will give you 16,200। if you divide this value by 1000, you will get 16.2। okay, so similarly if you go with the all the calculation in the same pattern, you will get, say suppose 45 multiplied by 180, 45 multiplied by 180 divide by 1000, then that in that case you will get this value 8.1। okay, now you got one more value is your 10.65 meter cube। okay, you have value 10.65। now water demand you can put for everything, आप सबके लिए यहाँ पे water demand same डाल दीजिए। now cumulative rainfall harvested that is given by CH। so cumulative rainfall harvested आप कैसे निकालोगे? so in this case you can put directly as a 21.6, ये आपने ले लिया, और उसके बाद फिर से cumulative value है, so 21.6 plus 16.2 will give you this 37.8। again 37.8 plus 12.6 will give you 50.4, then plus 21.6 will give you 72। like this if you do this all the calculation, this will finally provide you 127.8। now further you have to calculate the cumulative water demand that is given by CD। so for this what you can do is 10.65 आपने as it is रखा, उसके बाद again plus 10.65 this will give you 21.3 plus 10.65 this will give you 31.9। so like this if you do this calculations in this way, again you will get a 127.8। now here you have to take a difference CH minus CD। CH वाला कॉलम ये हो गया, उसमें माइनस CD कर दीजिए ये वाला। सो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा, हर मंथ में आपको टेबल मिल जाए, डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, सो on this basis, on this diagram, what you can do, you can draw this mass curve। okay, ये आप एक mass curve बना सकते हैं, whereas in x-axis you can see this is month, in y-axis this is water in meter cube। so this
by blue color you can see this is the cumulative demand, and by red color you can see this is the cumulative harvested. In this particular month you can see it is the highest demand. It is the highest demand. आपको अप्रैल मंथ में आपको यहाँ पे you will get a highest demand, whereas in table also you can see in the month of April it is a 29. This is the highest demand. So mass curve is drawn like this. So that is the numerical for the storage calculation. Okay, so this is